मुझे अफसोस है साहब, आपकी पत्नी फिर कभी नहीं देख पाएंगी। साहब, मैं आपकी पत्नी की आंखें ठीक कर सकता हूँ। मुंबई के एक बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल का वीआईपी वार्ड। कमरे में महंगी मशीनें लगी हैं, दीवारें सफेद और फर्श पर ऐसा चमकदार मार्बल कि चेहरा दिख जाए। कमरे के बीचों बीच एक महिला बेड पर लेटी है। नाम है सिया मल्होत्रा और उसकी आंखों पर काले चश्मे हैं। वो पिछले 5 साल से देख नहीं सकती। पास में उसका पति राज मल्होत्रा खड़ा है, देश का बड़ा बिजनेसमैन, लेकिन आज उसकी आंखों में सिर्फ हार और थकान है। राज की आवाज भारी है, डॉक्टर अब कोई रास्ता नहीं बचा। डॉक्टर धीमे स्वर में कहता है, सर हमने हर कोशिश कर ली, ऑपरेशन, लेजर, दवा सब कर देखा, लेकिन अब उम्मीद बहुत कम है। राज चुप हो जाता है। उसकी नजरें पत्नी के चेहरे पर टिक जाती हैं, जो अब सिर्फ शांत होकर आसमान की तरफ देखती रहती है, जहां उसे कुछ दिखाई नहीं देता। कमरे में सन्नाटा है, सिर्फ मशीनों की बीप की आवाज गूंज रही है। तभी दरवाजे के बाहर से एक हल्की सी आवाज आती है, साहब जूते पॉलिश करवा लीजिए। राज की भौहें सिकुड़ जाती हैं। वह मुड़कर देखता है। दरवाजे पर 9 से 10 साल का एक गरीब बच्चा खड़ा है। फटे पुराने कपड़े, पैरों में टूटी हुई चप्पल और हाथ में लकड़ी का बॉक्स जिसमें जूता पॉलिश का सामान रखा है। ब्रश, कपड़ा और डिब्बा। सिक्योरिटी गार्ड तुरंत आगे बढ़ता है, अरे ओए बाहर चल, ये वीआईपी एरिया है। पर सिया उस आवाज को सुनकर कहती है, रुको, उसे अंदर आने दो। राज हैरान होकर देखता है, सिया यह बच्चा यहाँ क्या करेगा? सिया हल्के से मुस्कुराती है, पता नहीं, पर इसकी आवाज में कुछ सच्चाई है। राज कुछ सोचता है, फिर सिर हिलाता है, ठीक है अंदर आ जाओ। बच्चा धीरे धीरे अंदर आता है। उसकी आंखें कमरे की हर चीज पर घूमती हैं, चमकते फर्श, सफेद कोट पहने डॉक्टर और महंगी मशीनें। वह डरा हुआ है, पर उसकी आंखों में एक अलग सी शांति है। राज पूछता है, क्या चाहिए तुम्हें? बच्चा हाथ जोड़कर कहता है, साहब मैं आपकी पत्नी की आंखें ठीक कर सकता हूं। कमरा कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश हो जाता है। डॉक्टर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। किसी के होठों पर हंसी आ जाती है। एक डॉक्टर हल्के से हंसते हुए बोलता है, बेटा यहां दुनिया के बड़े सर्जन हार चुके हैं, तुम क्या करोगे? लेकिन बच्चा बस शांत खड़ा रहता है, आंखों में यकीन है। साहब मुझे एक बार कोशिश करने दीजिए, मैं किसी को तकलीफ नहीं दूंगा। राज भड़क जाता है, तुम्हें पता है ये मेरी पत्नी है, ये कोई खिलौना नहीं। लेकिन सिया धीरे से बोलती है, राज उसे करने दो, जब सब कुछ खो दिया है तो अब डर किस बात का? राज उसकी आंखों में देखता है, वहां एक उम्मीद की झलक है। वह कुछ पल सोचकर कहता है, ठीक है, लेकिन अगर कुछ हुआ तो? बच्चा सिर झुकाकर कहता है, कुछ नहीं होगा साहब। डॉक्टर पीछे हटते हैं, कुछ नाराज तो कुछ उत्सुक। बच्चा आगे बढ़ता है, धीरे से सिया के पास बैठ जाता है। उसका छोटा सा हाथ थरथरा रहा है, लेकिन उसकी उंगलियों में एक विश्वास है। कमरे में अब सिर्फ एक हल्की हवा की आवाज है और उस बच्चे की धीमी सांसें। राज खड़ा देख रहा है, एक गरीब बच्चा जिसकी उम्र शायद उसके ड्राइवर के बेटे जितनी होगी, अब उसकी करोड़ों की जिंदगी के सबसे बड़े राज को छूने वाला है। डॉक्टरों की आंखों में अब तिरस्कार की जगह जिज्ञासा है। बच्चा धीरे से सिया की आंखों पर हाथ रखता है और फुसफुसाता है, मैडम आंखें बंद कर लीजिए। सारा कमरा जैसे अपनी सांस रोक लेता है। राज का दिल जोर जोर से धड़क रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वह डर रहा है या उम्मीद कर रहा है। और वहीं उस सन्नाटे में एक गरीब बच्चे की मासूम उंगलियां किसी अनकहे चमत्कार की तैयारी कर रही थी। कमरे में अब ऐसा सन्नाटा है जैसे सब कुछ रुक गया हो। राज अपनी जगह खड़ा है, उसकी नजरें उस बच्चे पर टिकी हैं जो अब धीरे धीरे सिया के करीब बैठा है। सिया की आंखों से काला चश्मा उतारा जा चुका है। बच्चे ने अपने पुराने रुमाल से हल्के हाथों से उसकी आंखों के आसपास का पसीना पोंछा। उसकी उंगलियां कांप रही हैं, पर उसकी आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास झलक रहा है। डॉक्टरों में से एक बुदबुदाता है, यह पागलपन है, यह किसी को चोट पहुंचा देगा। दूसरा कहता है, राज सर हमें रोकना चाहिए इसे। लेकिन राज चुप है। सिया की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक दिख रही है और वह उस मासूम बच्चे को बस मुस्कुराकर देख रही है। बच्चा धीरे से कहता है, मैडम बस आंखें बंद रखिए और कुछ मत सोचिए। सिया सिर हिलाती है। वो बच्चा अपने पुराने डिब्बे से एक छोटी सी शीशी निकालता है। उसमें हल्का सा तेल जैसा कुछ है, शायद वह किसी देसी नुस्खे से बनाया गया हो। उसकी माँ ने सिखाया था, वह हमेशा कहती थी, हर बीमारी के साथ दुआ की ताकत भी भेजी जाती है। बच्चा उस तेल को अपनी उंगलियों में लेकर रिया की आंखों के पास धीरे धीरे मलने लगता है। कमरा चुप है,
सिर्फ उसकी उंगलियों की हरकत और मशीन की बीप की आवाज सुनाई दे रही है। एक डॉक्टर अब खुद को रोक नहीं पाता। क्या तमाशा बना रखा है यहाँ? राज हाथ उठाकर रोक देता है। चुप रहिए, एक बार उसे खत्म करने दीजिए। बच्चा अपनी आंखें बंद करता है और धीरे धीरे कुछ पढ़ने लगता है, बहुत धीमी आवाज में, जैसे किसी प्रार्थना के शब्द हों। सिया के माथे पर हल्की ठंडक महसूस होती है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। कुछ सेकंड ऐसे गुजरते हैं जैसे समय थम गया हो। फिर अचानक सिया की उंगलियां हल्की सी हिलती हैं। राज चौंक कर देखता है। सिया की सांस रुक सी जाती है। वह धीरे धीरे अपनी पलकों को खोलती है। उसकी आंखों में पहले धुंध है, फिर हल्की रोशनी की रेखा दिखती है। वो कुछ देर तक पलकें झपकाती है, फिर उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो कांपती हुई आवाज में कहती है, राज, मैं देख पा रही हूं। राज की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वह झट से सिया के पास आता है, उसके चेहरे को पकड़कर बोलता है, सिया, सच में तुम सच में देख सकती हो? सिया मुस्कुराते हुए सिर हिलाती है। हाँ, मैं तुम्हें देख रही हूं। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आंखें। कमरे में मौजूद डॉक्टरों के चेहरों पर हैरानी है। एक डॉक्टर दौड़कर मशीनें चेक करता है, दूसरा टॉर्च से सिया की आंखों में रोशनी डालता है। वो सच में देख रही हैं। डॉक्टर बुदबुदाता है, लेकिन कैसे? हमने तो कहा था यह नामुमकिन है। राज के चेहरे पर आंसू लुढ़कते हैं। वह मुड़कर उस बच्चे की तरफ देखता है जो अब चुपचाप अपनी पॉलिश की डिब्बी समेट रहा है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। राज जल्दी से आगे बढ़ता है, उसके सामने झुककर कहता है, बेटा, यह कैसे किया तुमने? बच्चा शांत स्वर में जवाब देता है, साहब, मेरी मां की आंखें भी चली गई थीं। डॉक्टरों ने कहा था अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने मंदिर में हर दिन उसके लिए प्रार्थना की। एक दिन वह उठी और देख लिया उसने। तब से मैंने सीखा, जब सब हार जाते हैं तब सच्चा यकीन जीतता है। राज कुछ बोल नहीं पाता। उसकी आंखों में सम्मान और अचंभा दोनों हैं। कमरे के डॉक्टर अब उस बच्चे को ऐसे देख रहे हैं जैसे किसी अजूबे को देख रहे हों। कोई कुछ नहीं कहता, सिर्फ सिया के चेहरे पर लौट आई रोशनी सब कुछ कह देती है। बच्चा धीरे से सिर झुकाता है, अपनी पॉलिश की डिब्बी उठाता है और दरवाजे की तरफ चलता है। राज पुकारता है, रुको, तुम्हारा नाम क्या है? बच्चा पलटकर मुस्कुराता है, अर्नब। और अगले ही पल वो भीड़ में गुम हो जाता है। पीछे छोड़ जाता है वह चमत्कार जिसने करोड़ों की मशीनों को मार दे दी थी। अगली सुबह हॉस्पिटल के उसी कमरे में सिया खिड़की के पास खड़ी है। सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही हैं और वह उन रोशनी की लहरों को अपने हाथों से महसूस कर रही है। उसके चेहरे पर वो मुस्कान है जो 5 सालों से कहीं खो गई थी। राज उसके पास खड़ा है, बस उसे देख रहा है जैसे पहली बार देख रहा हूं। सिया कहती है, जानते हो, कल रात मुझे नींद नहीं आई। मैं बार बार वही सोचती रही, वो बच्चा कौन था? वह आया और चला गया बिना कुछ मांगे। राज गहरी सांस लेता है। पता नहीं, पर वह बच्चा भगवान का भेजा हुआ था। थोड़ी देर बाद राज नीचे गेट की तरफ निकलता है। वहां सिक्योरिटी के पास वही जूता पॉलिश करने वाला बच्चा बैठा है। उसके हाथ में पुराना बॉक्स है जिसमें वही ब्रश और डिब्बा रखा है। वो किसी आदमी के जूते पर पॉलिश कर रहा है, उसी मासूमियत से जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। राज कुछ कदम उसके पास जाता है और शांत स्वर में कहता है। राज की तरफ बच्चा ऊपर देखता है, पहचान कर मुस्कुरा देता है। साहब, आपकी बीवी अब ठीक है ना? राज की आंखें भर आती हैं। हाँ बेटा, अब वो बिल्कुल ठीक है। तुम्हारी वजह से वो नीचे झुककर बच्चे के सामने बैठता है। उसकी आंखों में सच्ची कदर है। बेटा, अब तुम सड़क पर नहीं रहोगे। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तुम्हें एक नई जिंदगी दूंगा। अर्नब धीरे से मुस्कुराता है। साहब, मुझे बहुत खुशी है कि वह अब देख सकती हैं, लेकिन मैं हर रोज बहुत लोगों के जूते पॉलिश करता हूं ताकि दवा खरीद सकूं। उन गरीबों के लिए जिनके पास पैसे नहीं हैं। मुझे यहीं रहना है जब तक किसी और की आंखों में भी रोशनी वापस नहीं आ जाती। राज कुछ पल चुप रहता है। वह जानता है यह बच्चा गरीब है, पर उसका दिल अमीर है। वो जेब से एक कार्ड निकाल कर देता है। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े, ये नंबर याद रखना। अर्नब मुस्कुराकर कार्ड जेब में रखता है, फिर अपने कपड़े से ब्रश पोंछकर कहता है, साहब, चमत्कार पैसे से नहीं, यकीन से होते हैं। राज के चेहरे पर गहरी मुस्कान है। वो उठकर बच्चे के सिर पर हाथ फेरता है और गाड़ी की ओर बढ़ जाता है। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है। नीचे बैठा वह छोटा सा बच्चा अपने पुराने ब्रश से किसी के जूते पर फिर से चमक लाता है और पीछे राज की गाड़ी निकलती है, उस रोशनी की तरफ जो एक गरीब के हाथों से उसके घर तक पहुंची थी। ये कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस कहानी का मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या अपमान करना नहीं है,